स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस आनी है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस को पढ़ना, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है। तो आज मैं आपको साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं लॉ से संबंधित, जैसे न्यूटन के लॉ है, केपलर के लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, काफ़ी लॉ है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सभी लॉ करवाऊंगा। तो आज हम देखेंगे न्यूटन के तीनों लॉ और केपलर के तीनों लॉ। तो इस वीडियो में आपको 6 लॉ करवाऊंगा। तो जो भी एग्जाम्पल बनते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो बने रहे लास्ट तक, ठीक है। देखो, सबसे पहले न्यूटन के लॉ करते हैं, और न्यूटन के लॉ करने से पहले इनर्शिया को समझना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले इनर्शिया को समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मतलब जड़त्व। तो आप देखो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेबिलिटी होती है रेस्ट में रहने की, मोशन में रहने की, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी किसी बॉडी की वजह से, जो उसका मास है उसकी वजह से जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, यानी कैपेबिलिटी टू बी इन रेस्ट, यानी रेस्ट में रहने की या फिर मोशन में रहने की जो भी कैपेबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। देखो, इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में कि कितने प्रकार का इनर्शिया होता है। तो जो भी चीज़ें मैं करवाऊंगा वो अपने आप में सफिशेंट होगी, और आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, हिंदी वाले स्टूडेंट अगर देखना चाहे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? यानी जो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी वजह से जो इनर्शिया होता है उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। देखो, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूँ साथ के साथ में। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, स्टैंडिंग बस, यानी कोई भी बस खड़ी है, वो रेस्ट में है, ठीक है। आपको पता, आप बस के अंदर बैठे या फिर खड़े हैं, तो आप खड़े हैं, बस खड़ी हुई है, रेस्ट में हो आप, ठीक है। अगर ड्राइवर एकदम से बस को चला देता है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है। क्योंकि आपका शरीर क्या है? रेस्ट में रहना चाहता है, और बस एकदम से चलती है, तो यानी आप पीछे की तरफ आते हैं, बस आगे की तरफ जाती है। तो यानी जो स्टैंडिंग बस, देखो ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग बस खड़ी है, तो इसकी वजह से जो इनर्शिया होता है वो कौन सा है? किस प्रकार का इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन या फिर डायरेक्शन? तो ये कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। आगे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मान के चलो किसी पेड़ पे फल लगा हुआ, आम लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप टहनी को हिला देते हैं ना, तो वो फल नीचे गिर जाता है, आम नीचे गिर जाता है। तो उसकी वजह क्या है? आम क्या करता है? रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। जब टहनी हिलती है तो वो एकदम से नीचे आता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आता है, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया आपको, एक तो स्टैंडिंग बस वाला, और एक कोई भी फ्रूट या फिर मैंगो आम पेड़ से गिरता है तो वो आ गया, ठीक है। आगे देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है? इसमें क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? स्टैंडिंग बस का। इसमें क्या एग्जाम्पल है? मूविंग बस, यानी कोई भी बस जा रही है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी में आया हुआ है कि कोई भी मूविंग बस है, वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन का है। यानी किसी भी बस में आप जा रहे हो, अगर ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है तो बस रेस्ट में आ जाती है, लेकिन आपका शरीर क्या है? मोशन में रहने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं उस केस में, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है। देखो, थर्ड प्रकार क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, जब बारिश होती है
तो आप अम्ब्रेला लेके जाते हो, ठीक है। तो अम्ब्रेला को आप ऐसे तिरछा रखते हो ताकि आपको बारिश ना लगे। तो वो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल किस चीज़ का है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। इनर्शिया क्या हो गया आप समझ गए होंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 प्रकार का इनर्शिया होता है, ठीक है। देखो ये आगे है जो न्यूटन के लॉ है, उससे पहले मैंने ये टॉपिक करवाया आपको ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल हाई चांस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है न्यूटन का लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलो या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलो, एक ही बात है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको खुद भी देख सकते हो, कोई भी व्यक्ति है, वो जो काम कर रहा है ना वही करना चाहता है। यानी वो मूवी देख रहा है तो मूवी देखना कंटिन्यू पसंद करेगा, अगर वो सो रहा है तो सोना पसंद करेगा, क्योंकि जो जहाँ जो काम कर रहा है ना वो वहीं रहना चाहता है, ठीक है। तो देखो कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है, वो जिस भी पोजीशन में, जिस भी कंडीशन में है वो उसी में रहना चाहती है, ठीक है, जब तक हम कोई बाहर से फोर्स ना लगा देते, ठीक है। यानी जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है, यानी अगर हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, कोई बल ना लगाए, तो तब तक क्या है, कोई भी बॉडी है चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो रहना चाहती है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो कोई बॉडी रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे। तो ये क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि इनर्शिया क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। देखो ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं। इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है मोशन का, यानी गति का विरोध करता है, ठीक है। तो देखो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब देखो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड लॉ बोलो, देखो सेकंड लॉ क्या कहता है? एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है, ठीक है, या आप इसको फोर्स लॉ भी बोल सकते हो। तो देखो ये क्या बोलता है, क्या डेफिनेशन है इसकी, कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो काफ़ी बच्चों को मोमेंटम नहीं पता, तो मोमेंटम बता दूं मैं आपको, P से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? mv, ठीक है। m का मतलब मास, v से वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी की गुणा कर दे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P को हम किससे रिप्लेस करेंगे? mv से, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? mv, ठीक है। आगे देखो mv m कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है किसी बॉडी का। आगे क्या बचा? dv/dt। dv/dt क्या होता है? यानी वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ, वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी हम dv/dt को रिप्लेस कर देते हैं a से। a क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे जो फोर्स आया वो किसके इक्वल आया फाइनली? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स किसके इक्वल आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बनता है कि न्यूटन के किस लॉ से फोर्स की डेफिनेशन सामने आती है? तो वो आती है न्यूटन के सेकंड लॉ से। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, ठीक है।
और एक आपसे डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा जा सकता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये चीज़, ये मतलब जो फार्मूला निकल के आया ये आपको याद रखना है। एक क्या याद रखना है, मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो न्यूटन के 2 लॉ करवा दी मैंने आपको। ऐसे ही थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ काफ़ी आसान है। थर्ड लॉ आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं, तो वो रिवर्स में आपको कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, गाली देगा या फिर आपको भी थप्पड़ मारेगा। तो ये क्या है, आपने एक्शन किया, उसने रिएक्शन दिया, यानी हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ठीक है, देखो आपने किसी को, मान के चलो आपने दीवार पे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो दीवार आपको पेन होता, क्यों होता है, क्योंकि दीवार ने आपके ऊपर फोर्स लगाया, यानी आपको पेन हुआ, वो रिएक्शन की वजह से हुआ। यानी क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरी एक्शन यानी हर एक्शन हैज रिएक्शन, यानी प्रत्येक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपली समझाता हूँ। ये कोई भी बॉक्स है, ठीक है, और आपने इसको क्या किया, फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, बल लगाया। ठीक है, तो क्या करता है, आप इसको धक्का लगाएंगे, ये आपको लगाएगा, यानी ये क्या था, एक्शन था, और ये क्या था, रिएक्शन था। अब मैं आपको पूछूं एक्शन किस बॉडी पे काम कर रहा है, तो देखो एक्शन तो इस पे काम कर रहा है, और रिएक्शन किस पे काम कर रहा है, ये आप है यहाँ पे, तो ये आप पे काम कर रहा है रिएक्शन। यानी एक्शन और रिएक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल तो होते हैं। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी इक्वल तो होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन देखो इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यानी अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। और क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं। तो देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था CHSL में कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो किस पे काम करते हैं, सेम बॉडी पे, डिफरेंट बॉडी पे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। ठीक है, तो देखो ये तीनों लॉ हो गए न्यूटन के। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। देखो आपका साइंस बैकग्राउंड हो तो आप रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो से, अगर नहीं है तो फिर आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो आप ऐसा नहीं है कि आप साइंस को स्किप करके सिलेक्शन ले लेंगे। 15 नंबर की साइंस है और HSC का कुछ नहीं पता, 15 की बजाय 30 भी दे देगी। ठीक है, तो इसके देखो आगे है केपलर के लॉ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। यानी जो ग्रह से संबंधित, ग्रह की गति से संबंधित नियम है ना, वो केपलर ने दिए थे। ठीक है, देखो वैसे तो काफ़ी विवाद है इन पे कि हमारे वेदों में पहले से लिखे थे, हमारे पंडित पहले बता देते थे कि आपका शुक्र सही नहीं है, मंगल सही नहीं है, तो ये डिस्कवरी पहले हो चुकी थी। तो देखो हमें उस पर नहीं जाना, हमने सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि केपलर के 3 लॉ थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले एक छोटा सा वो बस समझा देता हूँ आपको मैं, इलिप्स। देखो इलिप्स के बारे में क्या है, आपने अंडा देखा होगा तो इलिप्टिकल होता है वो। ठीक है, यानी इस प्रकार की शेप होती है। ठीक है, तो देखो इलिप्टिकल अंडा होता है, तो इसके देखो सर्कल का पॉइंट होता है, सेंटर बिंदु बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फोकस होते हैं 2। देखो आपको एक वो कैब का वो बता दूं, अगर सिंगुलर है तो फोकस है, अगर प्लूरल है तो फोकाई है। ठीक है, तो देखो ये इसकी माइनर एक्सिस होती है, ये होती है इसकी मेजर एक्सिस, 2 एक्सिस होती है इसमें। ठीक है, तो देखो ये है सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी यहाँ भी और यहाँ भी 2 पॉइंट होते हैं, F1 और F2, F1 और F2। यानी देखो इलिप्स में क्या होता है, सेंटर बिंदु, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड
फोकल पॉइंट होते हैं, ठीक है, F1 F2 बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको आगे देखो इनके नियम में काम आएगी, तो मैंने इसलिए आपको बताया। तो ये इलिप्स था। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है केपलर का, फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि क्या, जो इलिप्स आपने देखा कि जो सन है ना, सन तो एक फोकल पॉइंट पे है, किसी भी फोकल पॉइंट पे मान के चलो कि सन तो क्या है, फोकल पॉइंट पे है। और जो प्लेनेट होते हैं ना उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। यानी सन तो फोकल पॉइंट पे सिचुएटेड है और जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो ये पूछ लेंगे आपका जो केपलर के प्लेनेटरी लॉ से संबंधित है कि जो सन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है फोकल पॉइंट पे, और जो ऑर्बिट है वो किस प्रकार का है, तो वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट। थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सन क्या है, फोकल पॉइंट पे है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेनेट मूव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। देखो ये तीनों लॉ प्लेनेट से संबंधित है। फर्स्ट लॉ मैंने बता दिया आपको, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। अब है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ, देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, मैंने आपको इलिप्टिकल शेप बताई थी। मानिए चलो सन यहाँ पे है फोकस पे, ठीक है, सन को मैंने एस से डिनोट कर दिया। अब क्या करता है, मान के चलो किसी भी पॉइंट पे हमने इसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, मान के चलो एक हफ्ते बाद दूसरी ये प्लेनेट घूमता घूमता, यहाँ पे ये क्या प्लेनेट है, अब घूमता घूमता यहाँ पे आ गया ये, तो यहाँ पे इसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। यानी एक हफ्ते बाद हमने इसकी पोजीशन नोट की यहाँ पे, एक हफ्ते बाद ये यहाँ पे पहुँच गया। यानी जो ये रेडियस वेक्टर ने एरिया बनाया है ना, देखो इसको, जो ये एरिया है, ठीक है। तो अब अगर बात करूं हम किसी दूसरी जगह पे नोट करें, देखो प्लेनेट यहाँ पे है, तो हमने क्या किया, रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, एक हफ्ते बाद ड्रॉ किया, यहाँ पे आ गया ये, तो एक एरिया ये हो गया। देखो ये भी एक हफ्ते के गैप में है और ये भी एक हफ्ते। दोस्तों अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या बोलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। देखो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है, ये क्या कहता है कि कोई भी प्लेनेट है सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जो उसका टाइम पीरियड है, यानी जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, यानी चक्कर लगाने, एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, उसका स्क्वायर करे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। यानी जो ऑर्बिट रेडियस होती है ना, ऑर्बिट की रेडियस, उसका क्यूब और टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलो या फिर केपलर थर्ड लॉ बोलो, एक ही बात है। तो देखो पहले लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहले लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। आप ऐसे याद रख सकते हो, O8, ठीक है। तो ये केपलर के तीनों लॉ थे, न्यूटन के 3 लॉ हमने देख लिए। तो इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।